Hello everyone, welcome to the Manulog classes, the session of daily news analysis. Today is 13th of November 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affair of the day. So first of all, we are going to have some questions based on the previous day's session. In yesterday's session, we were discussing about COP29. COP29 ये कौन से शहर में किस जगह पर हो रही है? आप इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में दीजिए. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, what is one of the primary topics discussed as to COP29? So COP29 का जो प्राइमरी कंसर्न है इस बार, what is that? ये है इनका renewable energy sources, climate financing, technological innovations, carbon emissions target, that is option B. because इस बार COP29 का जो भी मेन एरिया है that is climate financing. Who raised alarms about the Paris Agreement goals being in jeopardy? So ये किसने इस कंसर्न को रेज किया था? और इस कंसर्न को रेज करने वाला कोई और नहीं बट यूनाइटेड नेशंस का अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कंसर्न रेज किया है कि COP21 जो पेरिस में हुआ था उसके जो गोल्स हैं हमको कहीं भी अचीव होते हुए नहीं दिख रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हेन इज द पीरियड फ्रॉम एक्सपेक्टेड टू बी द वार्मेस्ट डिकेड? सो इस बार जो 2015 से 2024 तक का जो डिकेड है इसको वार्मेस्ट डिकेड माना जा रहा है कि इस पीरियड में बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिली. वाई इज COP29 रेफर टू एज द फाइनेंस COP? क्यों इसको कहा जा रहा है? बिकॉज इसका जो मेन फोकस है वो है क्लाइमेट, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कि कैसे हम कहाँ से कितना फंड रेज करेंगे और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, कौन उसको पे करेगा, ये उसका मेन कंसर्न है. When was the first conference of the parties held? तो सबसे पहले COP जो थी COP1 वो कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको गूगल करके मुझे कमेंट्स में बता दीजिए. बड़ा इजी सा आंसर है इसका, ठीक है. चलिए, COP meeting marked the adoption of the Paris Agreement in 2015. So 2015 का जो COP था वो था आपका COP21 और यहीं से निकल करके आया था एजेंडा 21. So that is very important. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज द विच ट्रांसलेट्स टू फेडरल राइट. तो इसको क्या कहा जाता है जर्मन पार्लियामेंट को? इसका नेम आपको बताना है. कल हमने डिस्कस किया था कि जर्मनी में अभी एक तो इकोनॉमिक रिसेशन काफी टाइम से चल रहा है वहां पे, और अदर प्रॉब्लम है कि वहां पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो डीप होता हुआ हमको दिख रहा है बिकॉज कोएलिशन की जो गवर्नमेंट थी उसमें उनमें आपस में ही इंटरनल फाइट्स चल रही हैं और कुछ जो उनका मिनिस्टर थे उसको वहां के चांसलर ने फायर कर दिया और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं. सो जर्मनी के जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है बundestag. और जर्मनी की जो पार्लियामेंट होती है उसके बारे में एक क्वेश्चन और है, बेसिक क्वेश्चन है. जर्मनी हैज कैसी पार्लियामेंट है वहां पे? यूनिकैमरल मींस ओनली उसमें एक ही हाउस है? नो. बाइकैमरल? यस, वहां पर बाइकैमरल हाउस है और वहां की जो पार्लियामेंट है वो कैसी है? बाइकैमरल है, लोअर हाउस और अपर हाउस. So this was these were the questions based on the previous day session. Now we are going to have some more important points or topics for today's session. The state of food and agriculture 2024. ये एक रिपोर्ट है जिसको अभी रिसेंटली रिलीज किया है. रिलीज करने वाला कौन है? और रिलीज करने वाला कोई और नहीं, वो है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. FAO इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है ना. और ये किसके अंदर आता है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही आता है और उसने रिपोर्ट रिलीज की है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 कि फूड और एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन है 2024 में जब इन्होंने डिक्लेयर की. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये सोफा ये क्या है. इसके बेसिक पॉइंट जब हम जान लेंगे फिर हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स क्या हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक एनुअल रिपोर्ट है, फ्लैगशिप रिपोर्ट है किसकी? FAO की, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक स्पेशल एजेंसी में आता है. प्रोवाइड्स इन डेप्थ एनालिसिस, प्रोवाइड कराती है ये रिपोर्ट एंड इनसाइट्स
into key issues affecting global food and agriculture system। तो वर्ल्ड में एग्रीकल्चर और फूड को लेकर के बहुत ही डेप्थ एनालिसिस ये रिपोर्ट हमको प्रोवाइड कराती है। एनुअली जब हम देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें निकल करके आते हैं। यह भी 2024 में इसने क्या किया है कि ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड मीन्स कई बार जो हमको कॉस्ट कोई शो हो रही होती है उसकी बजाय उसमें कुछ और भी डेप्थ चीजें होती हैं, उन पर फोकस करता है कि जिनको जनरली जो कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं वो कैलकुलेट ही नहीं करती। एम्फसाइजिंग द नीड फॉर एग्री-फूड सिस्टम्स टू बी मोर इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तब इन्होंने इस पर फोकस किया है कि जिस तरीके से अभी वर्ल्ड का फूड सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम वर्क कर रहा है उससे काम नहीं चलेगा, हमें उसको इंक्लूसिव करना होगा और उसको रेजिलिएंट करना होगा, सस्टेनेबल करना होगा, तब हम फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इट बिल्ड्स ऑन फाइंडिंग्स ऑफ 2023 की रिपोर्ट्स पर अगर हम देखें तो एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग टू असेस द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एग्री फूड सिस्टम। मीन जनरली हम बात कर लेते हैं कि सपोज करो आपने कोई क्रॉप जो है सो की और उससे आपने कुछ प्रोडक्शन लिया तो आप सोचेंगे कितना इसमें फर्टिलाइजर लगा, कितने रुपए का आपका डीजल इसमें इनपुट के फॉर्मेट में लगा, कितना लेबर कॉस्ट आई। बट हम जनरली इन चीजों को भूल जाते हैं कि सोशल कॉस्ट उसकी क्या रही, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहा। नॉर्मली जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि पैडी एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पर इधर हरियाणा और हमारे पंजाब में देखने को मिल रही है, लेकिन उससे वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसकी टेबल है बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डाउन चली गई है। सॉइल बहुत बुरी तरीके से मीन्स उसका डिग्रेडेशन हुआ है, एनवायरनमेंट को बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ है। तो ऐसी कॉस्ट को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। इस 23 की रिपोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कुछ हिडन कॉस्ट भी होती है जिसको लोग ध्यान नहीं देते। तो तब से इस रिपोर्ट में एक नया कॉन्सेप्ट ये भी शो होता है बार बार। अब आ जाते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या हमारे पास में फाइंडिंग्स क्या हैं। ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, बोला भाई ट्रू कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग हमको तब समझ में आएगी जब हम उसकी हिडन कॉस्ट को भी देखेंगे। हिडन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमको फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हेल्थ इम्पैक्ट, सोशल इनइक्वालिटीज, इन सारे फैक्टर्स को हमको काउंट करना होगा कॉस्ट में कि इससे हमको कितना पूरे वर्ल्ड में कितना इम्पैक्ट इसका रहा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे। अगर इन चीजों को हम मिस कर देंगे तो हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगी। ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में तो हिडन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, फूड सिस्टम अमाउंटेड टू अप्रोक्स 12 ट्रिलियन एनुअली। मींस जिस कॉस्ट को हम ध्यान ही नहीं दे रहे उतनी कॉस्ट ग्लोबली इस पर लग रही है एवरी ईयर। ये एनालिसिस जब इन्होंने 156 कंट्रीज का किया है, मींस इस कॉस्ट पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है, in fact globally the dominant qualified hidden cost were those arising from unhealthy dietary parents जो है patterns, lead to diseases, low labor productivity। means हमने इतना सारा फूड प्रोड्यूस किया और उसको कंज्यूम करने के बाद अगर लोगों को डिजीज हो रही है, उस डिजीज को फिर ट्रीट करने में, उसका डायग्नोसिस करने में पैसा जो खर्च हो रहा है वो अल्टीमेटली यहाँ आकर के इस कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। अब चाहे वो डाइट के पैटर्न की वजह से हो या जब हम उस फूड में, उस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल करके आती है, उन सब की वजह से ये हिडन कॉस्ट है वो बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज होती चली जा रही है। इंडियाज हिडन कॉस्ट आर द थर्ड लार्जेस्ट। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हमारी हिडन कॉस्ट वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर आती है, जिसमें चाइना और यूएसए फर्स्ट और सेकंड रैंक पर आते हैं, जबकि इंडिया हम थर्ड रैंक पर आते हैं। इट मींस हिडन कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। जिन जिन एरियाज में रिसेंट डिकेड्स में अगर हम देखें तो पैक्डी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, तब से उन एरियाज की सॉइल, वहाँ का वाटर टेबल, वहाँ का जो है एयर, वो सब डिग्रेड हो चुके हैं ड्यू टू पैडी एग्रीकल्चर। तो उन कॉस्ट को तो हमने ध्यान में नहीं रखा, बस ये देखा कि फार्मर को उस प्रोड्यूस से कितना बेनिफिट हुआ, कितना हम उस एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को बाहर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बट इन कॉस्ट को हम देख ही नहीं रहे। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट। उस हेल्थ से रिलेटेड जो कॉस्ट है कभी उसको हम फुलफिल कर पाएंगे क्या, कि जिनसे डिजीज हुई है ना, और वही
आगे चल करके फिर डाइट से डिजीजेस और डिजीज से जो इंसान की ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। जब वो डाउन हो जाती है तो आप कितने भी बड़े कंट्री क्यों ना हो, फिर आपका जो यूथ है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा। आपकी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी, पॉपुलेशन अगर हेल्दी नहीं होगी तो फिर अगेन वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी। तो ये ऐसी कॉस्ट हैं जिनको हम देखें कि द कॉस्ट आर around 846 billion annually, reflecting the burden of disease and reduced labor productivity। ये सब मिलकर के उस कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। मींस अगर हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अगर हेल्दी है तो हेल्दी सोसाइटी होगी, तो डिजीजेज पर पैसा कम जो है हम खर्च कर पाएंगे, मींस हमारी सेविंग्स बहुत ज्यादा होंगी। अदरवाइज अगर हमने बहुत सारा फूड प्रोड्यूस कर लिया, सपोज करो फूड बहुत सारा प्रोड्यूस कर लिया और उस फूड को खाने के बाद हमारी पॉपुलेशन हॉस्पिटल में अगर लाइन लगा करके खड़ी है तो वो काम कब करेंगे, ऑफिस कब जाएंगे, स्कूल्स कब जाएंगे, बच्चों के लिए काम वर्क कब करेंगे, रिसर्च इनोवेशन कब होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो हॉस्पिटल्स में ही खड़ी रहेगी ना उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वाली प्रॉब्लम है। एंड गाइस वी विल मीट इन अनदर सेशन विद और मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and with more questions based on the today's session. So तब तक के लिए bye bye, take care.